नमस्कार साथियों, टेली गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमडी वैष्णव आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अपने विज्ञान का जो चल रहा है टॉपिक पाचन तंत्र का, उसका अंतिम पार्ट जिसमें अपन पाचन तंत्र की क्रियाविधि को समझेंगे। मित्रों, यह वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम इस वीडियो में पाचन तंत्र की क्रियाविधि यानी कि पाचन होता कैसे है, कौन से अंग में किस पदार्थ का पाचन होता है, किस घटक का पाचन होता है, इसकी हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में लगातार वीडियो के अंत तक और अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाइए तथा इस टॉपिक को कंप्लीट समझिए। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, पाचन की शुरुआत मुख गुहा से शुरू हो जाती है। मुख गुहा, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में क्या होता है, जैसे हम आहार ग्रहण करते हैं मुख में, तो मुख गुहा एक कटोरे के समान खाली संरचना होती है, उसमें हम आहार को ग्रहण करते हैं। आहार को ग्रहण करने के पश्चात हम उस आहार को दांतों के द्वारा बार बार चबाते हैं, जिससे जो आहार है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। अब उन छोटे टुकड़ों के साथ में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के हमारे लार ग्रंथियां होती है, अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णपूर्व ग्रंथियां। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है और ये लार ग्रंथियां हमारे जो छोटे टुकड़ों के रूप में जो दांतों के द्वारा भोजन चबाया गया है उसके साथ में लार को मिला देते हैं, जिससे भोजन है लसलसा लुगदी जैसा बन जाता है। इस प्रकार मुख के अंदर जो लुगदी के समान भोजन होता है उसको बोलस कहते हैं। इस तरीके से मुख गुहा के अंदर भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। अब लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार स्रावित की जाती है, उस लार में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। वो एंजाइम है भोजन के अंदर जो स्टार्च होती है, भोजन में जैसे हम अनाज भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चावल है, आलू है, ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उसमें जो स्टार्च पाई जाती है, उस स्टार्च को जो टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम है वो माल्टोज के रूप में बदल देते हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन मुख गुहा में शुरू हो जाता है। तो देखिए यहां पर मुख गुहा में किसने कार्य किया, एक तो लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार का श्रावण, लार में जो एंजाइम है उसके द्वारा स्टार्च टायरिन एंजाइम है, स्टार्च पर कार्य करके उसको माल्टोज में बदल देता है। दूसरा, दांतों के द्वारा चबाना। तो बात आती है दांतों की। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृंतक या कृंतक भी बोलते हैं, इंसाइजर। दूसरा रदनक, जिसको कैनाइन बोलते हैं। तीसरा अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा होता है चवर्णक।
जिसको मोलर कहते हैं। तो देखिए ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कृतनक या कृंतक, जिसको इंसाइजर बोलते हैं। दूसरा रदनक, जिनको हम कैनाइन बोलते हैं। तीसरा अग्रचवर्णक, जिसको प्रीमोलर बोलते हैं। और चौथा चवर्णक यानी कि मोलर बोलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं। दांतों की संख्या 32 होती है। तो इन सब में ये 4 प्रकार के दांत हैं, इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। इसको हम एक दंत सूत्र के माध्यम से समझेंगे। दंत सूत्र होता है 21 23 इंटू 2 बराबर 32। ये मनुष्य का दंत सूत्र होता है। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। सबसे पहले आता है इंसाइजर प्रकार के दांत। इंसाइजर प्रकार के दांत होते हैं वो ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा। ये ऊपरी जबड़े के दांतों की संख्या है और ये निचले जबड़े की दांतों की संख्या है। तो कैनाइन्स जो इंसाइजर जो दांत हैं उनकी संख्या होती है ऊपरी जबड़े में 2 इंटू 2 यानी कि 4। ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांतों की संख्या होगी 4। ऊपरी जबड़े में रदनक दांतों की संख्या 2 इंटू 1 यानी 2। ऊपरी एक जबड़े में 2 इंटू 2 बराबर 4। ये हो गया 2 इंटू 1 बराबर 2। 2 इंटू 2 बराबर ये भी 4 दांत पाए जाते हैं। और 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो टोटल ये ऊपरी जबड़े में दांत है और इतनी ही संख्या में निचले जबड़े में भी दांत हो गए। तो टोटल संख्या इनकी कितनी होगी देखो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। ये 16 दांत हो गए ऊपर वाले जबड़े में। और इसी तरीके से नीचे वाले जबड़े में भी 16 ही दांत होते हैं। तो ये है मनुष्य का दंत सूत्र। अब देखिए इनका दांतों का कार्य। कृतनक या कृंतक प्रकार के दांत, ये दांत काटने के काम आते हैं। काटने के ये दांत मुख्य रूप से चूहे, गिलहरी जो ज्यादातर काटने का काम करते हैं उनमें ज्यादा विकसित होते हैं। चूहे के जो आगे वाले दांत हैं जिनसे वो काटता है वो कृंतक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। वो दूसरा रदनक प्रकार के दांत हैं, वो जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव, उनमें रदनक प्रकार के दांत ज्यादा विकसित होते हैं। इनका कार्य होता है चीरने फाड़ने का। जैसे शेर, कुत्ता, आपने देखा होगा कुत्ता जब मुंह खोल के बैठा होता है तो उसके साइड वाले जो लंबे दांत आपको दिखते हैं वो वाले रदनक प्रकार के दांत हैं जो चीरने फाड़ने के, मांस को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है रदनक प्रकार के दांतों से, यानी कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो हाथी के जो बाहर सफेद लंबे दिखाई देने वाले दांत हैं वो किस प्रकार के दांत होते हैं। तो इसका उत्तर सही रदनक प्रकार के दांत होते हैं। वो वाले रदनक प्रकार के दांत होते हैं। हाथी के दांत रदनक प्रकार के दांत होते हैं। फिर आते हैं अग्रचवर्णक दांत वो होते हैं, आपने देखा होगा अपनी जो अंतिम दाढ़ें हैं उससे पहले छोटी छोटी दाढ़ और होती है, वो होते हैं अग्रचवर्णक दांत। और लास्ट में होते हैं चवर्णक प्रकार के दांत। और ये दांत भी अग्रचवर्णक और चवर्णक प्रकार के दांत है, वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। इस तरीके से मुख गुहा में दांतों द्वारा भोजन को बारीक और महीन पीस लिया जाता है, चबा लिया जाता है और उसके साथ में लार मिल जाती है। उस लार के मिलने से भोजन का आंशिक यानी कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो जाता है। तो ये हो गई मुख गुहा की बात। अब मुख गुहा से भोजन ग्रास नलिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। तो दूसरा जो पाचन होता है मुख गुहा के बाद में वो होता है अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन। देखिए अमाशय में पाचन कैसे होता है। अमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन। और ये प्रोटीन के अपघटन करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो भी इसमें स्रावित होते हैं, जैसे रेनिन और दूसरा पेप्सिन। ये दो प्रकार के
एंजाइम इसमें अमाशय में स्रावित होते हैं, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये जो रेनिन है वो कैसीन प्रोटीन को, दूध में जो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। और पेप्सिन है, यह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। इस तरीके से ये दो प्रकार के एंजाइम हैं जो प्रोटीन का पाचन अमाशय में करते हैं। इसके अलावा अमाशय में, अमाशय की भित्ति की ऑक्जिंटिक कोशिकाएं, ऑक्जिंटिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्जिंटिक सेल होती है, कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। HCl का स्रावण करती है कौन सी कोशिकाएं? ऑक्जिंटिक कोशिकाएं करती है। ये HCl है, ये जो पेप्सिन है ये निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है और उस निष्क्रिय अवस्था को पेप्सिनोजन कहते हैं। और ये HCl पेप्सिनोजन पर क्रिया करके उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। HCl का कार्य है पेप्सिनोजन, HCl इसके साथ कार्य करके इसको किस में बदल देता है? पेप्सिन में। ये निष्क्रिय होता है और ये सक्रिय रूप में बदल देता है। देखिए, इस अमाशय में जब भोजन आता है तो यहां पर दो प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है। एक तो होती है जठरागम अवरोधनी और एक होती है जठर निर्गम अवरोधनी। अवरोधनी का मतलब होता है भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकना, तो इसको कहते हैं जठर आगम अवरोधनी और इसको कहते हैं जठर निर्गम अवरोधनी। यह भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। इस तरीके से अमाशय के अंदर जो भोजन है 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। यहाँ पर प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है मुख्य रूप से। अब यहाँ से भोजन है वो सीधा ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में जो ग्रहणी वाला भाग है इसमें जो अग्नाशय ग्रंथि है यकृत जो ग्रंथि है, यकृत से पित्त लवण का स्रावण किया जाता है। यकृत के द्वारा पित्त का स्रावण किया जाता है किसमें? ग्रहणी में। यह पित्त वसा का पायसीकरण करता है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बदलता है। दूसरा इसका कार्य होता है पित्त का जो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम जो लाइपेज एंजाइम होता है, उस लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करने का कार्य ये पित्त लवण है वो करते हैं। इस तरीके से ग्रहणी में मतलब वसा का पाचन शुरू हो जाता है। ग्रहणी के बाद में ग्रहणी में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, वो सभी एंजाइम्स यहाँ पर सक्रिय होते हैं ग्रहणी में। और भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक अम्ल है, इन सब का पाचन करता है। इसके पश्चात भोजन है जो ग्रहणी का दूसरा भाग है अग्र क्षुद्रांत्र। उस अग्र क्षुद्रांत्र छोटी आंत का जो मुख्य भाग होता है अग्र क्षुद्रांत्र, उसमें जाता है और यहाँ पर मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण का कार्य किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो पचित पदार्थ है उनको इसके अंदर आंत्र कोशिका जो छोटी आंत है उसमें सूक्ष्म माइक्रोविलाई होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं। उन अंकुरों के द्वारा भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और उपयोगी पदार्थ को रक्त में मिला दिया जाता है। इसके पश्चात भोजन है वो छोटी आंत से आगे बड़ी आंत में प्रवेश करता है और बड़ी आंत में मुख्य रूप से जल तथा लवणों का अवशोषण किया जाता है। जल तथा लवणों का अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा विटामिन्स का पाचन का कार्य भी बड़ी आंत में किया जाता है। और इस तरीके से बड़ी आंत से आगे बड़ी आंत का जो अंतिम भाग है जिसको हम मलाशय कहते हैं, वहां पर अपचित भोज्य पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनको इस मलाशय में एकत्रित कर लिया जाता है और इस मलाशय के द्वारा
मलाशय से मल द्वार के माध्यम से समय समय पर बाहर त्याग दिया जाता है। इस तरीके से ये पाचन की क्रिया हमारी आहार नाल में संपन्न होती है। तो मित्रों, ये हो गए हमारे पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया। और इस 3 वीडियो मैंने पाचन से संबंधित बनाए हैं। पहला, पाचन तंत्र की संरचना, दूसरा, पाचन के विभिन्न एंजाइम से उनकी क्रियाविधि, और तीसरा, पाचन की क्रियाविधि। तो इन तीनों वीडियो को आप अच्छे से ढंग से देख लेना और आपका पाचन तंत्र संबंधित टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद।